को चेंज कर देगा. यू विल अर्न मनी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द एंटायर country, because you will pay some amount of your salary in the form of income tax to the government. So you will become an asset for the country, you will become something positive for the country and not a burden. Now investment in human resource, that's why it is called that investment in human resource is the biggest investment. What your parents are investing in you at present time is the biggest investment. And अगर आप अच्छे निकल गए तो आप उनको फ्यूचर में चल के सबसे अच्छा रिटर्न दोगे, जो कि लैंड और कैपिटल से भी बढ़कर होता है. ठीक है. So a child too with investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. तो जो आपने इन्वेस्टमेंट आपने किया जा रहा है, आप फ्यूचर में उसको कैसे रिटर्न बैक करोगे? इन द फॉर्म ऑफ इनकम, जो आपकी सैलरी होगी. दिस इज नाउ आप नोटिस करोगे कि दोज फैमिलीज वेयर बोथ मदर एंड फादर इज एजुकेटेड एंड दे आर अर्निंग, दे विल ऑलवेज गिव और दे विल हेवीली स्पेंड ऑन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन. ठीक है, ये लगभग होता ही है, क्योंकि अगर जो मतलब माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो बेहतर वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पढ़े लिखे होने का या किसी स्किल और ट्रेनिंग का क्या मतलब एक इम्पोर्टेंस होती है एक बच्चे के फ्यूचर के लिए. ठीक है, उसके पूरे करियर बनाने के लिए, तो वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना. मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि जो बड़े घर के बच्चे होते हैं वो तो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, जहां उनको मौका मिलता है दे विल गो टू द अदर कंट्री टू रिसीव बेटर एजुकेशन. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और उनकी बच्चों की न्यूट्रिशन और हाइजीन के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाता है. अब जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, जो घर में खा लिया वही बहुत है. तो हमें न्यूट्रिशन डाइट क्या होती है कि बच्चे को इस टाइम ये खिलाना चाहिए या फिर ये प्रोटीन खिलाना चाहिए, इतनी आइडिया नहीं है जितना हमें होता है. हमें अपने बच्चों के लिए पता है कि अच्छा हमें ये भी देना है इसको, हमें इसको बादाम खिलाना है तो हमें इसको पल्सेस खिलाने हैं प्रोटीन के लिए, इसका हाइट बढ़नी है, इसकी वेट बढ़ना है. तो ना हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और इन्वेस्ट करते हैं. तो आज के जो पेरेंट्स है दे आर मोर अवेयर एंड दे इन्वेस्ट हेविली इन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस. हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. तो इसी से पूरा साइकिल चलता रहता है कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे. अगर माँ बाप अनपढ़ हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे भी अनपढ़ रह जाएं, क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि पढ़ाई लिखाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है. Now, countries like Japan have invested in human resource. This already I had explained you yesterday. I gave you example of Japan. That Japan lacks in different types of natural resources. They don't have natural resources in the form of land, rivers, but agriculture. But they are highly developed country because of their well-developed human resource. Their population is highly educated. Their population is highly skilled and trained population. Plus they have very good moral values. दे आर मतलब उनमें बहुत ही ऑनेस्टी होती है. देन उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है. आप देखिए तो उनका खान पान भी ऐसा होता है कि मसाले वसाले ऐसी चीजें वो नहीं कंज्यूम करते हैं. These countries are developed or rich. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich and developed? ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जापान है या फिर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, so they purchase or they import these natural resources from other countries. For example, Japan, Korea, they import iron ore coal from India. इंडिया से खरीदते हैं वो, बट स्टिल दे आर डेवलप. और इंडिया पीछे क्यों? क्योंकि उन्होंने कम रिसोर्सेज से ही जो है काफी डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ली है. आप एग्रीकल्चर के सामान बेचकर इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते, या आप मिनरल्स को बेचकर इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते जितना आप टेक्नोलॉजी को बेचकर कर सकते हो. मशीन्स की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, दैट इज हायर देन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. These people have made efficient use of other resources like land and capital. तो जापान के एग्जांपल से आपको ये समझ में आ सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से भी बढ़कर the greatest resource is human beings. If human beings are educated and well trained, if a country's population is well educated, their resource, then in spite of lacking in natural resources, the country can develop. तो नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी जो एक देश है वो डेवलप कर सकता है अगर वहाँ की पॉपुलेशन अच्छी है. इसका एग्जांपल मैं आपके घर के एक फैमिली से भी देखती हूँ कि अगर आपके किसी एक बहुत ही रिच फैमिली, एक बहुत ही पुअर फैमिली है, रिच फैमिली में सब कुछ है, पैसे से लेकर सब कुछ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ उस बच्चे को दी जा सकती है. लेकिन अगर वो बच्चा जो है वो मोरली अच्छा नहीं निकला,
वो गलत चीजों में फंस गया, गलत काम करने लग गया, तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो जो है उसका कभी भी उसका फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाएगा और वो अपने आप और अपनी फैमिली को परेशान करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ अ बॉय और अ गर्ल बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, बट उसके पास पढ़ने खाने पीने हर चीज की बहुत कमी है, बट उसमें ही वो अपना काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छे उसके मैनरिज्म है, मोरल वैल्यूज उसकी अच्छी है, तो वो आगे चल के बहुत अच्छा बन सकता है और वो पूरा अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है। ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जैसी पॉपुलेशन की क्वालिटी होगी वैसा ही एक कंट्री डेवलप करेगी। जहाँ के लोग चोरी में और डिसऑनेस्ट होते हैं, करप्शन में लगे होते हैं, वो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाती है। जैसे इंडिया में ये चीज ज्यादा, इंडिया इज वन ऑफ द करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है। So now next is economic activities by men and women. Now we will study about the economic activities which are undertaken in any country. You know that people are always engaged in doing some activities to earn their income. हम लोग किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। जब हमारी एक सर्टेन एज आ जाती है तो हम किसी ना किसी काम में जो है लगते हैं ताकि हम उससे पैसे कमा सके। तो जो भी हम काम करते हैं, लाइक आई एम टीचिंग, आपके पेरेंट्स जो हैं किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, या फिर किसी के पेरेंट्स फार्मर होंगे, या किसी के पेरेंट्स जो हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन चलाते होंगे, है ना, कोई बस है या फिर कुछ वैसे काम करते होंगे, तो या किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के इंजीनियर होंगे। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज है ये डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिवाइड होती है। और वो कौन सी वो क्या चीजें वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक मीन्स मनी, so the activities which generate income are known as economic activities. And these economic activities are divided into three main sectors. One is your primary, second is secondary, and third is tertiary sector. Now what is primary sector? Primary sector is related to the nature. Everything, or when we earn our income, we sustain our life with the help of nature, then that activity is known as a प्राइमरी एक्टिविटी। बिकॉज इसमें हम नेचर से जो है हमारे आसपास को जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उससे हम अपनी जो है जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री, farming, mining, and quarrying. You have to understand all these economic activities very carefully, because it always comes in the examination in the form of example, like agriculture is a part of which economic activity, or what is primary activity, gives some examples. So first of all, you should know what is economic activity. Economic activity means those activities which generate, ये सब बच्चे जो है लिख लेंगे, which generate income, जिससे हमें इनकम होती है, हमारी आय होती है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप पढ़ाई जो कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, बताइए। कोई बच्चा बता सकते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ बताइए। नो मैम। नहीं है, क्यों, वाई? क्योंकि मैम उससे इनकम नहीं होती है। यस, उससे इनकम नहीं हो रही है। लेकिन जो आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस मैम। यस मैम। बिकॉज दे आर अर्निंग इनकम, एंड उसी से जो है आपका जो है आपकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो रही है। सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, एग्जाम में आप लिख सकते हो जनरेट इनकम। ये इनकम वर्ड जरूर याद रखना कि जिससे हमें आय प्राप्त होता है, उस क्रियाकलाप को हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। अर्थ मतलब पैसा। सो नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ये सब, आप माइनिंग है, माइनिंग मतलब जमीन से जो खनिज है उनको निकालना, क्वेरिंग है, पोल्ट्री, फिशिंग, ऑल दिस आर रिलेटेड टू द नेचर। इसमें हम जैसे एग्रीकल्चर क्या है, मिट्टी है, वाटर है, इसको यूज करके हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। फॉरेस्ट्री क्या है, जब हम जंगल से लकड़ियां काटते हैं, उसका फर्नीचर और पेपर पल्प ये सब बनाते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, नेचर से। तो इस जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये दे आर रिलेटेड टू द नेचर, एंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, दैट दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कच्चा माल, टू द इंडस्ट्रीज, जिससे फर्दर बहुत सारी चीजें बनके तैयार होती हैं। नाउ सेकंड सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इंडस्ट्रीज। ये देखिए इंडस्ट्रीज है, इससे धुआं निकल रहा है, मतलब इससे कोई सामान बन रहा है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे
आपका इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई भी है, चॉकलेट की फैक्ट्री है, या फिर आपकी जो आपके कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? निर्माण कार्य। जिस भी जगह पे कुछ निर्माण होता है, कोई चीज बन के तैयार होती है, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो जिसकी भी पेरेंट्स किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे। जहाँ पे कार बनता है, जहाँ पे मशीन्स बनती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, ये सब एक छोटी सी सुई से लेके बड़ी मशीन तक सब किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप है वो कंट्री बहुत ही रिच होती है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड सेक्टर, जिसको हम कहते हैं टर्जरी सेक्टर, जिसको हम सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप छू सको, लेकिन इसमें आपको सेवा प्रदान की जाती है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, कम्युनिकेशन है, दूरसंचार है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ सॉलिड नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बस बोल रही हूँ और आप अपने दिमाग में उसको फीड कर रहे हो। देन हेल्थ है, जो डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विस, टूरिज्म है, सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, ऑल दीज एक्टिविटीज दे कम अंडर tertiary sector because they all are providing you service. Teacher is providing you service, doctor is providing you service, banking service, communication service, जितने भी नोकिया से लेके और ये BSNL है या फिर वोडाफोन है, एयरटेल है, ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। ट्रेड सर्विस, व्यापार जो होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होटल जो है ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दे कम अंडर टर्जरी सेक्टर। The activities in this sector results in the production of goods and services. These activities add value to the national income. और यही तीन एक्टिविटीज से जो इनकम होती है वो कंट्री की नेशनल इकोनॉमी में ऐड होती है। These activities are called economic activities कहते हैं हमने because they earn income for the people and the country. Now economic activities have two parts. One is market activity and नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी में तो डिवाइड कर ही दिया, अलॉन्ग विद दैट वी कैन आल्सो डिवाइड इट इनटू मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप ही से पूछूं, आपकी मदर हु इज वर्किंग इन योर हाउस, इज शी अर्निंग समथिंग? बताइए, आपकी जो मदर है, आपकी जो मम्मी है, घर में काम करती है, तो उसके बदले उनको क्या पैसा मिलता है हर महीने? नो मैम। नहीं मिलता है ना? So that will come under non-market activities. This is the best example. Non-market activities. Your mother is working full time, 24 hours. She is working in your house. She is cooking food. She is cleaning and sweeping. सब कुछ तुम्हारे आपके घर में कर रही है, but she is not getting salary. वो क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें उनकी जिम्मेदारी एक मानी जाती है और उस हिसाब से वो कर रही है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लोगों के लिए। तो फिर वो जो है एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आता है कि आप लेबर तो कर, अब आपने अपने घर में आपने क्या किया? झाड़ू लगा दिया, तो क्या आप अपनी मम्मी से आके बोलते हो भाई हमने झाड़ू लगाया, हमें पैसे दो? नहीं करोगे ना। लड़कियां खाना बना देती तो कहती कि हमें पैसे दो, नहीं होता ना, क्योंकि आप अपने घर में बना रहे हो। लेकिन वही मान लो कोई भी इंसान अगर यही काम दूसरे के घर में जाके करे, मान लो जो गरीब होते हैं, तो वो जब दूसरे घर में यही काम करते हैं, खाना बनाना या डस्टिंग करना, तो क्या उनको पैसे मिलते हैं इसके बदले? यस मैम। यस। तो फॉर उनके लिए वो फिर क्या हो गई? मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। वो किस में आएगा? मार्केट एक्टिविटीज में, क्योंकि वो अपने घर में काम नहीं कर रहे, वो दूसरे घर में काम कर रहे हैं, एंड उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। अगर आपने अपने घर में मेड रखी है, सर्वेंट कोई रखा हुआ है, तो हर महीने आप उसको एक सैलरी देते हो। इसीलिए वो जो डोमेस्टिक वर्क कर रही है या कर रहा है वो मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। लेकिन जो आपके घर के लोग आपके लिए घर में काम करते हैं तो और उनको उसके बदले कुछ नहीं मिलता, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। तो मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिसके बदले हमें रेन्यूमरेशन मिलता है, हमें उसके बदले पैसा मिलता है, तो उसे हमें प्रॉफिट होता है या हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी लोग काम कर रहे हैं, बाहर पैसे कमा रहे हैं, वो मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। और जो काम कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने ही लिए कर रहे हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। सपोज एक फार्मर है जिसके पास छोटी सी जमीन है, तो उसमें उसने खेती की और जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको वो खुद ही खा गए, उन्होंने मार्केट में उसको जाके सेल नहीं किया। तो वो इस केस में वो जो भी उसने प्रोडक्शन किया है वो किस में आएगा? नॉन मार्केट एक्टिविटीज में, क्योंकि उसने कोई भी मार्केट में उसको जाके सेल नहीं किया है।
ठीक है। तो ये दो हो गए मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट। मार्केट वो होता है जिसमें हम जब भी काम करते हैं तो उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, और नॉन मार्केट जिसमें हम काम करते हैं लेकिन अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम करते हैं और उसके बदले हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते, तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हमारा जो इतिहास है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं और पुरुषों को बिल्कुल विभाजित कर दिया गया है कि भाई देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच कैन ओनली बी डन बाय मेल मेन, एंड देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच नीड्स टू बी डन बाय फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ओनली। लाइक पहले ये समझा जाता था कि बाहर जाके कमाना, अर्न करना, इट इज ओनली द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेल मेंबर, whereas doing domestic chorus, domestic work, it is, and taking care of the children of the family, it is the responsibility of the female member of the family। तो ये डोमेस्टिक जो है चीजें डिवाइड हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अब जो लेडीज हैं वो भी जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो है वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। ये तो चलो घर की बात है, उसमें नहीं दिया जाता है, तो इनका नेशनल इनकम में कोई योगदान नहीं होता है। मतलब सोचो आप कि इतनी सारी औरतें पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में काम करती हैं घर पे, उनका नेशनल इनकम में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो जो भी करती है अपने घर के लिए करती हैं, भले ही 24 घंटे काम करें, लेकिन उनका जो है कोई भी नेशनल इनकम में उनका कैलकुलेशन नहीं होता है। तो औरतों को सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब वो कहाँ जाती है, मार्केट में काम करने। ठीक है, अब जैसे मैं घर पे अगर कितना भी मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ तो वो उसके बदले मुझे कोई सैलरी थोड़ी देगा, लेकिन वही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो उसके बदले आई गेट सैलरी। ऑलराइट, सिमिलरली अगर कोई डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, अगर वो अपने घर में रह के अपने ही लोगों को ट्रीटमेंट दे रही है तो उससे उसको बेनिफिट नहीं होगा, बट व्हेन शी विल गो टू द हॉस्पिटल एंड शी विल डिलीवर सर्विसेज टू द पीपल, देन शी विल बी पेड। सो व्हेन वुमेन एंटर द मार्केट एरिया, लेबर मार्केट एरिया, लेबर मतलब ये नहीं होता कि जो आप देखते हो लेबर जो सिर्फ फोड़ा चलाते हैं, वो लेबर नहीं होता। लेबर मतलब मेहनत होता है, लेबर वर्ड का लिटिल मीनिंग होता है मेहनत करना। तो जब आप मार्केट में जाके मेहनत करते हो, अर्न करते हो बाहर जाके, तब आपका जो है नेशनल इनकम में आपका वो माना जाता है कि आपने कुछ काम किया है। और नेक्स्ट इज, आपको मालूम होगा, लेकिन अभी भी जो है बहुत जगह महिलाएं जो होती हैं और पुरुषों में को इक्वल सैलरी नहीं मिलती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वुमेन आर स्टिल पेड अंडर लो, दे आर लो पेड एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, वुमेन आर पेड लो, यहाँ पे दिया हुआ है, women are paid low compared to men। Why? Because most women work where job security is not there। क्योंकि महिलाओं को बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है बहुत बार, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती इतनी। अब तो चीजें चेंज हो रही हैं, बट अभी भी और पहले से भी अगर हम देखें तो मेन रीजन क्या है कि women are still not very educated। छोटी मोटी वो थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है, एंड उनके पास स्किल एंड ट्रेनिंग भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यू डोंट हैव स्किल एंड ट्रेनिंग इन एनी फील्ड, देन यू विल गेट ओनली बहुत ही आप छोटी मोटी आपको नौकरी मिलेगी, जैसे कि किसी घर में काम करना हो गया या कहीं छोटा मोटा लेबर का काम करना होगा, तो छोटी मोटी आपको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको जो पैसे होते हैं वो भी कम मिलते हैं। Various activities relating to legal protection is major, and employment in this sector is characterized by irregular and low income। In this sector there is an absence of basic facilities like maternity। मतलब जो महिलाएं होती हैं जिन जहाँ काम करती हैं, उनका वहाँ पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, ना छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को हर चीज जो है पुरुषों के बराबर की मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर जो प्राइवेट में भी जो अच्छे पोस्ट पे लेडीज हैं, थोड़े से भी अच्छे पोस्ट पर है, तो उनको इक्वल जो है ट्रीटमेंट मिलता है, इक्वल सैलरी मिलती है विद द मेल काउंटर पार्ट। लेकिन अगर आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं, जैसे लेबर की जॉब है, या आप किसी देखा होगा ना कि आपने कहीं अचार बनाने वाली फैक्ट्री या ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, छोटी मोटी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। इसीलिए अगर आप पढ़ लिख गए हैं, आपके अंदर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग है, स्किल है, तब तो आपको महिलाओं को भी इक्वल सैलरी मिलती है और प्रॉपर जो है उनको जो है मार्केट में रिस्पेक्ट और जॉब मिल जाती है। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड अदर इंक्लूडिंग जॉब दैट हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो आज आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको हाई फाई जॉब मिली हुई है, जो कि मतलब आईटी सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, है ना। टेक्नोलॉजी में भी कहा जाता है कि औरतें टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं जो है बहुत ही अच्छे पोस्ट पे आईटी सेक्टर में भी हैं। तो अगर औरतें भी पढ़ लिख जाएं और अच्छी ट्रेनिंग एक्वायर कर ले, तो उनको भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, उनकी सैलरी कम नहीं होती। सैलरी सिर्फ वही कम होती है जब औरतें पढ़ी लिखी कम होती हैं, और जब उनके पास कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं होती, तो छोटी मोटी जगह काम करती है, तो वहां पे उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी और पैसे नहीं मिलते हैं।
Now next topic is quality of population. Now as I said that human beings are the greatest resource, and they can use land and other physical resources, but other resources cannot use, they cannot, they have no value without human beings. मतलब मनुष्य जो है वही सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, अगर मनुष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है. That's why quality of population is very important. Now how will you determine quality of population? How will you tell that India's population is has less quality, or Japanese population has very good quality of people, or European countries have very good human resource, India or African countries have poor human population resource? How will you say that? There are two things which determine quality of population. Quality समझते हो ना, गुणवत्ता. जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी 9th A में 42 में से जो है 20 बच्चे गुणवत्ता वाले हैं. दे आर वेरी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे बच्चे मेरे, है ना. इसका मतलब क्या है? क्वालिटी डिटरमाइन समथिंग पॉजिटिव. इसका मतलब मेरे इन 20 बच्चों में क्वालिटी है, गुणवत्ता ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे मेरे, कुछ पॉजिटिव चीज है, जैसे वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर मुझे अपना काम भेज रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ उसको सुन रहे हैं. इट मीन्स मेरे हिसाब से ऐसे बच्चों में क्वालिटी होगी. ठीक है. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कंट्री के नजरिए से, तो गुणवत्ता जो है कैसे होती है, किन दो चीजों से डिटरमाइन होती है. एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ. ठीक है. अगर किसी देश की जनसंख्या एजुकेटेड है प्रॉपरली और हेल्दी है, इट मीन्स उस देश के जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर क्वालिटेटिव, उनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है. लाइक यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, जापान, इन देशों की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट भी है, पढ़ी लिखी भी है और हेल्दी भी है. वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ मैनी एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया और भी बहुत देश हैं. देन अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया की हालत तो तब भी ठीक है, बट अफ्रीकन कंट्रीज ये इन दोनों ही चीजों में काफी पिछड़े हुए हैं, वहां पे लोग काफी अनएजुकेटेड हैं, एंड हेल्थ वाइज भी वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. अब देखते हैं क्या ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द एजुकेशन पार्ट. नाउ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसा आ सकता है लाइक विच टू फैक्टर्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. तो वो दो फैक्टर कौन से हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ. देन वो आपसे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक हाउ एजुकेशन अफेक्ट्स ह्यूमन रिसोर्स, और हाउ एजुकेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन पॉपुलेशन. लाइक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में ही ये पीछे दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन अगर आप आएगा तो इसको बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये अभी हम लोग इसी चीज का पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जो पढ़ाई लिखाई है उसका मानव का पूंजी बनने में, क्योंकि मानव देखो अपने आप में कुछ नहीं है, जब उसे पढ़ाई मिलती है, एजुकेशन जब वो रिसीव करता है, तब जाके वो मानव पूंजी कहलाता है. तो आपको ये बताना है कि एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल आपको पूंजी बनाने में. आप में अनपढ़ बच्चों में क्या अंतर है, आप समझ सकते हो, है ना. तो आप जो है आप अभी अग्रसर हो, आप उस रास्ते पे हो, जब आगे चल के आप क्या बन जाओगे, मानव पूंजी बनोगे. लेकिन अभी तो आपको जो है आप उस एजुकेशन मिल रही है, तो आप एजुकेशन के थ्रू क्या बनोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो हम देखते हैं कि एजुकेशन का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, कैसे वो हमें जो है दूसरों से भिन्न बनाता है, क्या हमारे में इम्प्रूवमेंट आती है. अच्छा, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी लाइफ स्टाइल में सोचने में क्या मतलब बदलाव आया है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में, बहुत ज्यादा वैसे नहीं पूछ रही हूँ, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो कि आप एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको कोई फायदा हो रहा है क्या? आपको अपने में बदलाव, अगर आप वही अनपढ़ होते, नहीं स्कूल जाते, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में किस चीज की कमी रहती? मैम हम पढ़ाई कर रहे तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है. जैसे ज्योग्राफी में जैसे हम बाहर की दुनिया के बारे में समझते हैं, तो ऐसे हम पढ़ाई करते तो अच्छे से हम दुनिया समझ सकते हैं. यस, आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, है ना. तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं, और एक समय के बाद आप इतने मतलब सक्षम हो जाओगे कि आपको सही, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन का क्या होता है, आपको रट्टा मारना नहीं होता है. The most important aim of education, a good education system is one that makes you empowered. और empowerment मतलब क्या होता है?
that you are able to take your own decision, you can understand between right and wrong, कि क्या सही है क्या गलत है, आप अपने लिए खुद फैसला ले पाए। तो ये जो है एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए। आप नई चीजों को समझें, आपका जो माइंड है वो बहुत मतलब ओपन हो जाए, ओपन माइंडेड आप हो जाए, आपको नई चीजें आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एजुकेटेड हो तभी आपके आसपास जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, यू कैन अवेल दैट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। आप समझ रहे हो? the most important role of education is that you can make use of the economic opportunities which are present around you। आपके आसपास जो है जो भी जॉब्स है, नौकरी है, जो भी है, आप वो तभी ले पाओगे जब आप एजुकेटेड हो। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, फिर आप कहो कि हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक, जो बहुत लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो ऐसा नहीं कि जॉब की कमी है, लेकिन वो उस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है, वो एग्जाम नहीं बीट कर पाते हैं, या फिर वो उस लेवल तक पढ़े लिखे नहीं है, है ना। और जो एग्जाम बीट कर जाता है, जो इतना मेहनत कर जाता है, तो वो क्वालिफाई हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते दैट जॉब नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी एजुकेशन लिया है, हमने कैसा ट्रेनिंग लिया है, क्या हम एग्जामिनेशन को बीट कर पा रहे हैं, क्या हम उस लेवल के पढ़े लिखे हैं कि हम हमें जॉब मिल पाए, है ना। क्योंकि आजकल जानते हो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। सो एजुकेशन मीन्स इट मेक्स यू such that you can avail economic opportunities which are present around you। तो जो हमारे पास जो भी आर्थिक अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है, मौके हमारे पास सामने आ रहे हैं, उसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशन हो। एक अनपढ़ आदमी जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो टीचर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो साइंटिस्ट नहीं, वो कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसके सामने ये सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, और अनपढ़ आदमी के सामने ये सारी चीजों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एजुकेटेड हैं तो देर सवेर आप ना कभी भी कुछ ना कुछ करके कमा सकते हो। सो आपने सकाल और जो भी था इसका तो आपने देख ही लिया है। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो आपको वैल्यूज ऑफ लाइफ समझ में आती है, सोसाइटी में भी आपका जो है आप ग्रोथ में हेल्प करते हो, नेशनल इनकम में आपका जो है कंट्रीब्यूशन होता है, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। आप खुद सोच लीजिए कि जहाँ पे अनपढ़ लोगों की भीड़ होगी वो एरिया ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर वो देश ज्यादा अच्छा रहेगा जहाँ, या फिर वो जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से देखिए आपके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, आप कल्चरल वैल्यूज समझते हो, आपको मैनरिज्म आता है, आप कमाते हो तो अपने देश के उसमें इनकम अर्न करते हो, आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो मतलब अपनी कंट्री के लिए काफी जो है एसेट होते हैं, अपनी कंट्री को काफी ज्यादा जो है चीजें प्रोवाइड करते हैं। देर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये चीज देखते हुए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले हमारे देखो इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हो चुका था कि अगर हमें पूरे इंडिया को डेवलप करना है तो हमें अपने ह्यूमन पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पज एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा अनपढ़ता थी, मतलब 50, सोचो सिर्फ 50% पॉपुलेशन हमारी पढ़ी लिखी थी, महिलाएं सिर्फ 45% और जो पुरुष थे वो 65% पढ़े लिखे थे। आज के टाइम में ये साक्षरता दर काफी बढ़ी है विद द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, सर्व शिक्षा अभियान है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, आपने ऐसी बहुत सारी, लड़कियों के लिए तो जन क्या समृद्धि योजना, तो लक्ष्मी रानी कौन सी योजना, हर तरह की योजनाएं निकाली गई हैं ताकि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा सके। बहुत जगह इनकी फीस माफ है ना गर्ल्स की, ताकि गर्ल्स की एजुकेशन पे स्पेशली फोकस किया जा सके। तो सबसे पहले तो आया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को हमारी सरकार ने फ्री कर दिया। ठीक है, जब हमारी सरकार को पता चला कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइज हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री बनाई। आपको पता है हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट उसी के अंडर में आता है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ताकि भारत की जनसंख्या को डेवलप किया जा सके। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को बेहतर बनाया गया, गर्ल्स एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया गया। देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स ओपन किए गए ना। पेस सेटिंग स्कूल्स क्या होते हैं, जो कि पढ़ाई की रफ्तार को और बढ़ाते हैं। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में ब्राइट बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, 6 क्लास से ये स्कूल होते हैं, और स्पेशली जो है बहुत जो मतलब पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं को इसमें एडमिशन मिल पाता। तो ये पे सेटिंग स्कूल्स हैं।
देन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की गई। जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 10 या 12 के बाद 10 से या फिर बहुत कम 6 क्लास से ही जो है बच्चों को कारपेंट्री हो गई, टेलरिंग हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, ताकि अगर बच्चों का दिमाग मेन पढ़ाई में नहीं है तो कम से कम इन स्किल और ट्रेनिंग से वो कुछ ना कुछ काम कर पाए। और सरकार ने फिर धीरे धीरे बहुत सारा खर्चा भी करना शुरू कर दिया बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, जो पहले नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे देश की गवर्नमेंट ने की। अब देखते हैं और भी हमारी कंट्री ने क्या किया। देन बहुत सारा बजट निकाला गया, ये देखिए पूरा बजट निकाला गया, तो ये सब तो काफी वो चीजें हैं, तो इतना मैं नहीं उठाने जा रही। हाँ, और यहाँ यहाँ पे दिया हुआ सर्व शिक्षा अभियान, ये अभियान चलाया गया। ठीक है, ताकि हर बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच के हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल सके और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। हर सरकार को ये आदेश दिया गया कि भाई जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मतलब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास या तो पैसे नहीं रहते हैं, या तो वो जो है पेरेंट्स गरीब होते हैं तो सिर्फ लड़कों को भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं, या तो उनके स्कूल्स बहुत दूर होते हैं। तो ये सारी कमियों को देखते हुए सरकार ने फ्री कर दिया एजुकेशन, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो आपके मेनली जो स्टेट के स्कूल्स होते हैं, कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। देन मिड डे मील्स का एक वो स्टार्ट किया गया कि बच्चे वैसे नहीं आते हैं तो कम से कम खाने के बहाने जो है स्कूल में आएंगे, है ना। तो एक टाइम का खाना जो है बच्चों को दिया गया ताकि उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ सके, स्पेशली गाँव में, क्योंकि गाँव के स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, और जो है वो बेचारे जो है बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी आ सके। और कई बार तो जो है बच्चों को हर महीने राशन भी दिया जाता था, 2-2 किलो या 4-4 किलो आटा, गेहूं, ये सब मतलब बच्चों को चावल आटा जो है बच्चों को दिया जाता था ताकि बच्चे स्कूल आए। द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मतलब ये सारे जो है स्टेप्स जो है किए गए ताकि बच्चे जो है वो हमारे पढ़ लिख सके, एजुकेशन मतलब सबको मिले। और इसका नतीजा क्या निकला कि हमारे जो बच्चे हैं वो काफी पढ़ लिख गए, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो अभी जो देखो 85-86 पे पहुंच गया है, तो काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट आया है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो एजुकेशन का क्या रोल होता है। एजुकेशन का रोल मेनली आप स्टार्ट कैसे करेंगे अपना आंसर, education plays a very important role because you can make the use of economic opportunities present around yourself with the help of education only। economic opportunities का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप पढ़े लिखे हैं। देन आप में न्यू एस्पिरेशन डेवलप होता है, सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी होता है। ठीक है, नेशनल इनकम में आप कंट्रीब्यूट कर सकता है पढ़ा लिखा आदमी, कल्चरल रिचनेस को इंक्रीज करता है, और सरकार की जो एफिशिएंसी होती है काम करने की वो भी बढ़ती है पढ़े लिखे लोगों से। और उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया है वो सब मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील चलाया गया, पे सेटिंग स्कूल्स बनाए गए जैसे नवोदय विद्यालय। तो ये सब एजुकेशन के अंडर में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना एजुकेशन के अंडर में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्थ, लेकिन इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बच्चों जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये कल की डेट में आप करेंगे क्वेश्चन और आज की डेट में करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ये what do you understand by people as resource, and what is human resource different from other resources like land and physical capital। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 क्वेश्चन आप कल की डेट में करेंगे। कल क्या डेट थी 29, तो ये 29 की डेट में होना चाहिए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये आज की डेट में आप करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। देन 6 क्वेश्चन, ये भी आज की डेट में होगा, 30 तारीख की डेट में होगा ये भी। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और ये 8 क्वेश्चन भी, ये भी आज ही हमने किया है। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, जो मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है और इनमें कोई स्किल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आज आप 30 की डेट में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 8 9, 3 6 7 8 9 जो है आपको करना है 30 की डेट में। और क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप 29 की कल की डेट में करोगे। और इतना करके फिर आप जो है गूगल क्लासरूम पर आप सेंड करोगे। समझ में आ रहा है ना, और इसमें कोई ओके लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, डेली जो आपको काम दिया जाएगा आप वो करेंगे।
ओके।